Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your biology instructor, Dr. Asad, and today we are going to discuss a very important topic from the second year biology, chapter 2, and that is homeostasis. अजीज तलबा, आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है होम्योस्टैसिस। अजीज तलबा, याद रखिएगा कि हर एनिमल के दो इन्वायरमेंट होते हैं जिसके अंदर वो रहता है। एक इन्वायरमेंट को हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नाम से याद करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि हमारी सराउंडिंग के अंदर हर एक चीज़, उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नाम से याद करते हैं। उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बारिश का होना, दर्जा हरारत का बढ़ना, स्नोफॉल का होना, ये सारे के सारे अवामिल एक बैरूनी माहौल जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के नाम से याद करते हैं असरअंदाज होते हैं किसी भी जानवर की इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अजीज़ तलबा, अब यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट से मुराद एक ऐसा माहौल है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेल्सियस के ऊपर काम करता है। इसका मतलब है कि 37 डिग्री हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारी बॉडी काम करती है। इसके साथ साथ अजीज़ तलबा, हम ये भी देखते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस, मिसाल के तौर पे एटमॉस्फेयर, मैरीन, फ्रेश वाटर, या ऐसा कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड या बॉडी का फ्लूइड जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी याद करते हैं, वो सराउंड करता है। और उस सराउंडिंग के साथ साथ वो सारे का सारा फ्लूइड बॉडी के अंदर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अजीज़ तलबा, यहाँ पर याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो टेंडेंसी है कि वो सेल के अंदर की इन्वायरमेंट को रेगुलेट करे और उसकी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन, मिसाल के तौर पे जैसा कि बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो कैसे उस हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, उस शख्स की बॉडी को कैसे मेंटेन रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ द आउटसाइड कंडीशंस। मिसाल के तौर पे अगर बाहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री है तो हमारी बॉडी कंपैटिबल होके उस 50 डिग्री को 37 सेल्सियस के ऊपर लेकर आती है, बजाय इसके डिस्पाइट एनी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस इन द एनवायरनमेंट देयर इज़ नो चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अजीज़ तलबा, इसके साथ साथ अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टैसिस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ऐसे इंटरनल फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, जिसमें हमने बात की मिसाल के तौर पे मैरीन, फ्रेश वाटर, टेम्परेचर या स्नोफॉल जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब इंटरनल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं तो इनको हम वेरिएबल्स के नाम से याद करते हैं। मिसाल के तौर पे बॉडी टेम्परेचर, वाटर कंसंट्रेशन या सल्यूट की कॉम्पोजिशन। अजीज़ तलबा, यहाँ पे सल्यूट के कॉन्सेप्ट को जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। 3 किस्म की कंडीशंस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं देयर इज़ सल्यूट एनीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, दैट इज़ कॉल्ड सल्यूट। सेकंड इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट, anything that is present in the more quantity, that is called solvent. And the third one is called solution. The homogeneous mixture of solute and solvent is collectively known as solution. अजीज़ तलबा, homogeneous mixture का मतलब ये है कि equal amount of solute या solvent बॉडी के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको स्टेडी स्टेट का नाम देते हैं और उस स्टेडी स्टेट को हम होम्योस्टैसिस के नाम से भी याद करते हैं।
अजीज तलबा, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोरेगुलेशन या टॉनिसिटी ऑफ एनी इफेक्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन द सॉल्यूशन। इसके अंदर अजीज तलबा हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की। पहले को हमने कहा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। अजीज तलबा, हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। एंड आइसोटोनिक इज़ अ सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं, द वर्ड आइसोटोनिक मीन द सेम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़कर आए हैं कि इन तीनों सॉल्यूशंस का किसी भी एनिमल या प्लांट के सेल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। जिस तरह हम एनिमल सेल की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे अवामिल रोपजीर होते हैं। इसके साथ साथ जब हम प्लांट सेल की बात करें तो उस प्लांट सेल के ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे टर्गर प्रेशर का किसी भी सेल वॉल के अंदर एक्टिवेट होना। एंड डियर स्टूडेंट्स, वो टर्गर प्रेशर वहाँ पर सेल वॉल के ऊपर, जिसको हम प्राइमरी सेल वॉल के नाम से याद करते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। और इस फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ हम देखते हैं कि सेल वॉल जो कि सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, उस पर जैसे जैसे प्रेशर पड़ता जाता है, वो प्रेशर अपनी सेल वॉल को एक्सपेंड करने के लिए होता है। एंड दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। अजीज़ तलबा, गर्मियों के अंदर यही टर्गर प्रेशर जब अपना पोटेंशियल लूज़ करता है तो पानी का इखराज पत्ते के ज़रिए, जिसको हम स्टोमेटा के नाम से याद करते हैं, या स्टेम के थ्रू, जिसके ऊपर जनरल रेस सरफेस जैसा मटेरियल होता है और हम उसको लेंटिसेल्स के नाम से याद करते हैं, या रूट के ऊपर रूट हेयर नुमा छोटे छोटे बाल नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से याद करते हैं। तो अजीज़ तलबा, याद रखिएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम जो है वो स्टोमेटा से होता है। दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ लीफ। तो अजीज़ तलबा, जैसे ही वाटर का पोटेंशियल होता है तो इसको हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से याद करते हैं। और आप जानते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, जो प्लांट सेल है वो फ्लैसिड हो जाता है, वो लूज हो जाता है।